मूवी की शुरुआत एक बेहद अजीब सीन से होती है। एक कैदी को टॉयलेट जाना था, लेकिन उसके हाथ इतनी ऊंचाई पर पाइप से बंधे थे कि वह ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। वो गार्ड से रिक्वेस्ट करता है कि हैंडकफ खोल दी जाए, लेकिन गार्ड डर जाता है क्योंकि यह कोई आम कैदी नहीं था। वह तुरंत अपने सीनियर को बुलाता है, सीनियर दूसरे ऑफिसर को बुलाता है, फिर लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर। धीरे धीरे पूरा टॉयलेट ऑफिसर्स से भर जाता है। लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि कोई भी हैंडकफ खोलने की परमिशन नहीं देता। आखिर में एक जनरल वहां पहुंचता है। वो सबको देखकर चिल्लाता है, क्या तुम सब पागल हो? लेकिन उसके बाद भी कोई फैसला नहीं लेता। इतना ड्रामा सिर्फ इसलिए था क्योंकि यह कैदी तानाशाही सरकार का सबसे बड़ा दुश्मन था। इसके बाद कहानी 1973 में चली जाती है। यूरुग्वाई में मिलिट्री डिक्टेटरशिप शुरू हो चुकी थी। सरकार ने डेमोक्रेसी खत्म कर दी थी और जो लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे उन्हें सीक्रेटली गायब किया जा रहा था। इसी दौरान 3 रेवोल्यूशनरीज पकड़े जाते हैं, जोजे, रोजनकॉफ और ब्रो। ये तीनों तुपामारोस मूवमेंट के इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे। उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर एक सीक्रेट मिलिट्री बेस में लाया जाता है। सबसे पहले उनके कपड़े उतरवाए जाते हैं, फिर बॉडी सर्च होती है और उसके बाद उन्हें अलग अलग जेल सेल्स में डाल दिया जाता है। लेकिन टॉर्चर यहीं खत्म नहीं होता। रात में गार्ड्स उनके सिर पर प्रिजन यूनिफॉर्म डाल देते हैं, फिर उन पर पेट्रोल फेंका जाता है। उन्हें पूरी रात सीधे खड़े रहने पर मजबूर किया जाता है। बैठने की भी परमिशन नहीं थी। दीवार का सहारा लेना भी मना था। पूरी रात वे सिर्फ अंधेरे और डर के साथ खड़े रहते हैं। अगली सुबह जब आंखों से कपड़ा हटाया जाता है तो वे अपनी नई जिंदगी देखते हैं। एक छोटी सी सेल, सीलन भरी दीवारें और हर तरफ होपलेसनेस। दीवार पर किसी पुराने कैदी ने लिखा था, यहाँ उम्मीद छोड़ दो। लेकिन उसी सेल में एक छोटी सी खिड़की भी थी। वही खिड़की उनके लिए दुनिया से आखिरी कनेक्शन थी। कुछ दिनों बाद ऑफिशियल ऑर्डर आता है। तीनों कैदियों को एक दूसरे से बात करने की मनाही थी। इतना ही नहीं, उन्हें गार्ड से बात करने की भी परमिशन नहीं थी। अब उनके पास सिर्फ लोनलीनेस बची थी। लेकिन फिर भी वे खुद को मेंटली स्ट्रांग रखने की कोशिश करते हैं। वे अपनी रूटीन बनाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने माइंड में बातें सोचते हैं और समहाउ सर्वाइव करते रहते हैं। लेकिन तभी एक दिन गार्ड्स आते हैं और उनकी खिड़की को भी बंद कर देते हैं। अब सेल में पूरी तरह अंधेरा हो जाता है। नेल्स ठोकने की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे किसी की उम्मीद पर हथौड़ा मारा जा रहा हो। वे लोग 12 घंटे तक पूरी डार्कनेस में बंद रहते हैं और उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगता है कि डिक्टेटरशिप उन्हें मारना नहीं चाहती, वह उन्हें धीरे धीरे मेंटली तोड़ना चाहती है। कुछ समय बाद तीनों कैदियों को फिर से ट्रांसफर किया जाता है। पूरे रास्ते उनकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती है। उन्हें पता भी नहीं था कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। नई जेल पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। यहाँ हर कैदी को अलग अलग रखा गया। उनके हाथ और पैर चेन से बेड के साथ बांध दिए गए। मूवमेंट की भी लिमिट थी, लेकिन इतनी टॉर्चर के बाद भी वे खुद को इंसान बनाए रखने की कोशिश करते हैं। खाना खाने के बाद वे कपड़े के टुकड़े से दांत साफ करते और सेल के एक कोने को टॉयलेट के लिए इस्तेमाल करते। एक दिन एक मिलिट्री ऑफिसर उनके पास आता है और ठंडी आवाज में कहता है, अब तुम प्रिजनर नहीं हो, तुम गवर्नमेंट के हॉस्टेजेस हो। फिर वह धमकी देता है, अगर बाहर किसी ने प्रोटेस्ट किया तो सबसे पहले तुम्हें मार दिया जाएगा, और अगर प्रोटेस्ट नहीं भी हुआ तो भी हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम तुम्हें इतना टॉर्चर करेंगे कि तुम खुद सुसाइड कर लोगे। लेकिन डिक्टेटरशिप को नहीं पता था कि ये लोग आसानी से टूटने वाले नहीं है। इसके बाद तीनों को जबरदस्ती नहलाया जाता है, उनके बाल काटे जाते हैं, उनके गंदे शरीर पर हाई प्रेशर पानी डाला जाता है। शुरू में ठंडा पानी उन्हें दर्द देता है, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद उन्हें वही पानी अच्छा लगने लगता है क्योंकि कई दिनों बाद उन्हें साफ पानी महसूस हुआ था। फिर डॉक्टर उनका चेकअप करता है। बाहर से उनके शरीर पर ज्यादा बड़े घाव नहीं दिखते थे, लेकिन स्किन के अंदर हर जगह टॉर्चर के निशान थे। डॉक्टर भी उन्हें देखकर इमोशनल हो जाता है। कुछ महीनों बाद इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने लगता है, इसलिए रोजनकॉफ को अपने फैमिली से मिलने दिया जाता है। जब उसके पेरेंट्स उसे देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। वो बहुत कमजोर हो चुका था, चेहरा पीला पड़ चुका था, ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर कभी भी टूट जाएगा। फिर भी वह मुस्कुराने की कोशिश करता है। वह अपनी छोटी बेटी से पूछता है, तुम कैसी हो? लेकिन उसकी बेटी रोने लगती है। उधर उसका बूढ़ा पिता ये सब देखकर टूट जाता है। उसे अचानक अटैक आता है और वह जमीन पर गिर जाता है। रोजनकॉफ भागकर अपने पिता के पास जाना चाहता है, लेकिन गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और वापस सेल में बंद कर देते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब 1900 आ चुका था, यानी उन्हें कैद हुए 803 दिन हो चुके थे, लेकिन टॉर्चर खत्म नहीं हुआ। मिलिट्री उन्हें एक बार फिर ट्रांसफर करती है। इस बार रोजनकॉफ और ब्रो को अंडरग्राउंड सेल्स में डाला जाता है। सेल्स इतने छोटे थे कि हाथ फैलाओ तो दीवार छू जाती थी। खाना और पानी पूरी तरह गार्ड्स की मर्जी पर था। कई बार उन्हें दिनों तक खाना नहीं मिलता और कभी कभी गार्ड्स उन पर पेशाब तक कर देते। लेकिन जोजे की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। उसे एक गोल अंडरग्राउंड होल में बंद किया गया, जहाँ न सनलाइट थी न इंसानों की आवाज। धीरे धीरे उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। उसे आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता था जैसे उसका दिमाग टूट रहा हो। लेकिन क्रिसमस की रात वह दूर आसमान में फायरवर्क्स देखता है और कई महीनों बाद पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। इसके बाद कहानी और भी ज्यादा दर्दनाक मोड़ लेती है। तीनों कैदियों को अब ऐसी जेल में रखा जाता है जहाँ इंसान धीरे धीरे अपनी पहचान तक भूल जाए। यहाँ ना ठीक से धूप आती थी ना हवा, हर वक्त बस घुटन, बदबू और सन्नाटा। जोसे की हालत सबसे ज्यादा खराब होने लगी थी। लगातार अकेलेपन की वजह से उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी उसे लगता कोई उसका नाम पुकार रहा है, तो कभी ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके दिमाग के अंदर ड्रिल मशीन चला रहा हो। उधर रोजन और बुरो किसी तरह खुद को संभाले हुए थे। दोनों दीवारों पर हल्की हल्की नॉक करके मोर्स कोड में बातें करते थे। अब यही उनका सहारा बन चुका था। धीरे धीरे उन्होंने हर आवाज का मतलब समझना सीख लिया। एक नॉक मतलब हाँ, 2 नॉक मतलब नहीं, और लंबी नॉक का मतलब होता था हिम्मत मत हारो। इसी बीच एक दिन जेल में इंटरनेशनल रेड क्रॉस की टीम आने वाली थी। सरकार नहीं चाहती थी कि दुनिया को जेल का असली सच पता चले, इसलिए अचानक कैदियों
कैदियों के कमरे साफ किए गए, उन्हें साफ कपड़े दिए गए, कमरों में कुर्सियां, किताबें और रेडियो तक रख दिए गए। कई सालों बाद पहली बार उन्हें इंसानों जैसा ट्रीटमेंट मिला। जब जोसे ने रेडियो पर बाहर की दुनिया की आवाज सुनी तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि दुनिया अब भी चल रही है, लोग अब भी हंसते हैं, गाने सुनते हैं और आजाद होकर जीते हैं। लेकिन जब रेड क्रॉस के लोग उनसे मिलने आए तब तीनों ने अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पता था अगर उन्होंने सच बोला तो जांच खत्म होते ही सेना उन्हें पहले से भी ज्यादा टॉर्चर करेगी। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। जैसे ही रेड क्रॉस की टीम गई, जेल फिर से नर्क बन गई। उधर बुरो को एक पुरानी घटना याद आने लगती है। 1976 में वह अपने साथियों के साथ एक घर में छिपा हुआ था, तभी सेना ने उस पूरे इलाके को घेर लिया। बुरो और उसका दोस्त छत के अंदर छिप गए, जबकि नीचे मौजूद एक पति पत्नी सैनिकों को रोकने की कोशिश करने लगे। लेकिन सेना किसी को जिंदा छोड़ने के मूड में नहीं थी। उन्होंने पूरे घर पर गोलियां बरसा दी। वो पति पत्नी वहीं मारे गए। बुरो भी कई गोलियां लगने के बावजूद बच गया, लेकिन आखिरकार उसके खून की बूंदें नीचे टपक गईं और सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। आज भी उसे इस बात का दुख था कि उसकी वजह से निर्दोष लोग मारे गए, लेकिन उसे अपने आंदोलन पर कभी पछतावा नहीं हुआ। वह अब भी मानता था कि एक दिन तानाशाही जरूर खत्म होगी। उधर जोसे की मानसिक हालत लगातार बिगड़ रही थी। जब आखिरकार उसे अपनी माँ से मिलने की इजाजत मिली तो वह अपनी ही माँ से कहने लगा कि उसके दिमाग में जासूसी मशीन फिट कर दी गई है। यह सुनकर उसकी माँ समझ गई कि उसका बेटा टूटने के कगार पर पहुंच चुका है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जोसे के सामने खड़ी होकर जोर से कहती है, वो लोग तुम्हें पागल बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम हार गए तभी वो जीतेंगे। अपना दिमाग मत हारो, अपने अंदर की उम्मीद को जिंदा रखो। यह बात जोसे के दिल में बैठ जाती है। उस दिन के बाद पहली बार वह लड़ने का फैसला करता है। एक दिन जेल के बाहर सेना का बड़ा कार्यक्रम चल रहा था। कई अधिकारी और नेता वहाँ मौजूद थे। तभी अचानक जोसे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वह सबके सामने जेल के अत्याचार बताने लगता है, कैसे उन्हें भूखा रखा जाता है, कैसे उन्हें इंसानों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। जेलर तुरंत गुस्से में वहाँ पहुँचता है, लेकिन जोसे अब डरने वाला नहीं था। उसे जेलर के निजी राज पता चल चुके थे। उसे पता था कि जेलर का किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए जेलर मजबूर हो गया। उसने जोसे को पीटा जरूर, लेकिन उसकी कई मांगे भी मान ली। इसके बाद पहली बार जोसे को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर उसे समझाता है कि वह पागल नहीं हुआ है। सालों की यातना और अकेलेपन ने उसके दिमाग को कमजोर कर दिया है। डॉक्टर उससे कहता है, किसी भी चीज पर भरोसा रखो, परिवार, दोस्त, धर्म, उम्मीद, कुछ भी। लेकिन जोसे जवाब देता है, अगर भगवान सच में है तो उसने हमें इस हालत में क्यों छोड़ा। डॉक्टर कुछ देर चुप रहता है, फिर वह अपनी माँ की कहानी सुनाता है जो कैंसर से मर गई थी। वह कहता है, मैं अपनी माँ को नहीं बचा सका, लेकिन फिर भी मैंने लोगों की मदद करना नहीं छोड़ा। इंसान उम्मीद से जिंदा रहता है। ये बातें सुनकर जोसे की आंखें भर आती हैं और बहुत समय बाद उसे पहली बार अंदर से थोड़ा सुकून महसूस होता है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। अब साल 1980 आ चुका था। देश में लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा था। तानाशाही सरकार के खिलाफ हर तरफ आवाज उठ रही थी। जनता अब डरना बंद कर चुकी थी। उधर सरकार नई पॉलिसीज लाती है, लेकिन लोग उन्हें पूरी तरह रिजेक्ट कर देते हैं। यही वह पल था जब पहली बार मिलिट्री गवर्नमेंट को महसूस हुआ कि उनका अंत धीरे धीरे करीब आ रहा है। लेकिन अपनी हार का गुस्सा उन्होंने फिर से कैदियों पर निकाला। जोसे, रोजेन और बुरो को लगातार नई नई जेलों में भेजा जाता रहा। कई बार उन्हें ऐसे कमरों में रखा गया जहां खड़े होना भी मुश्किल था। कहीं पानी नहीं, कहीं रोशनी नहीं और कहीं हवा तक नहीं आती थी। लेकिन इन सब के बावजूद तीनों अब पहले जैसे टूट नहीं रहे थे। उन्होंने दर्द के साथ जीना सीख लिया था। फिर 1983 आता है। उन्हें कैद हुए अब 1833 दिन हो चुके थे। इस बार उन्हें एक ऐसी जेल में भेजा जाता है जहाँ का एक ऑफिसर रोजेन को पहचानता था। यही वह गार्ड था जिसके लिए रोजेन ने सालों पहले लव लेटर लिखा था। अब उसकी शादी हो चुकी थी और वह अपनी जिंदगी में खुश था। शायद इसी वजह से उसके अंदर थोड़ी इंसानियत बची हुई थी। रोजेन उससे एक रिक्वेस्ट करता है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट, क्या मैं अपने दोस्तों से मिल सकता हूँ। गार्ड कुछ देर सोचता है, फिर हाँ कह देता है। और कई सालों बाद तीनों दोस्त पहली बार एक दूसरे के सामने आते हैं। जब वे एक दूसरे को देखते हैं तो कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोल पाता। उनके चेहरे बूढ़े हो चुके थे, शरीर कमजोर पड़ चुके थे, लेकिन आंखों में अब भी वही जिद थी, वही उम्मीद। सूरज की रोशनी में खड़े होकर तीनों एक दूसरे को देखते हैं और ऐसा लगता है जैसे सालों का अंधेरा अचानक खत्म हो गया हो। ये उनके जीवन के सबसे इमोशनल मोमेंट्स में से एक था। इसके बाद एक साल और गुजरता है। अब देश में डिक्टेटरशिप के खिलाफ आंदोलन बहुत बड़ा हो चुका था। लोग खुलकर डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे। सरकार पर इंटरनेशनल प्रेशर भी लगातार बढ़ रहा था और आखिरकार 1929 में मिलिट्री डिक्टेटरशिप गिर जाती है। 12 साल 330 दिन की कैद के बाद तीनों को रिहा कर दिया जाता है। लेकिन बाहर निकलने से पहले उनसे एक पेपर साइन करवाया जाता है। उस पेपर में लिखा था कि जेल में उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं हुआ। सरकार आखिरी समय तक अपना सच छुपाना चाहती थी। बुरो बाहर जाने से पहले अपनी आदत के मुताबिक सारे बर्तन साफ करता है। फिर धीरे धीरे तीनों जेल से बाहर निकलते हैं। जब उनकी बस जेल से बाहर आती है तो वे सड़क के दोनों तरफ हजारों लोगों को खड़ा देखते हैं। लोग उनके लिए झंडे लहरा रहे थे। कई बैनर्स पर लिखा था, हमने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। ये देखकर तीनों की आंखें भर आती हैं। 12 साल बाद वे आखिरकार अपने परिवारों से मिलते हैं और फिर उनकी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू होता है। बुरो बाद में सेनेटर बनता है और देश का डिफेंस मिनिस्टर भी। रोजेन एक फेमस राइटर, पोएट और प्ले राइट बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ी कहानी थी जोसे की। वही जोसे जिसे सालों तक अंधेरे में बंद रखा गया, जिसे पागल बनाने की कोशिश की गई। वही आदमी 2010 में यूरुग्वाई का प्रेसिडेंट बनता है, 75 साल की उम्र में। लेकिन प्रेसिडेंट बनने के बाद भी वह लग्जरी लाइफ नहीं जीता। वह अपने छोटे फार्म हाउस में ही रहता है, पुरानी कार चलाता है, अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा डोनेट कर देता है और पूरी दुनिया उसे वर्ल्ड्स पूरेस्ट प्रेसिडेंट के नाम से जानने लगी है। लेकिन सच ये था, वह गरीब नहीं था, क्योंकि जिसने 12 साल अंधेरे में गुजारे
हूँ उसके लिए आजादी ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है। 1985 के बाद की आजादी सिर्फ एक जेल से निकलना नहीं थी, बल्कि एक पूरी जिंदगी को दोबारा शुरू करना था। जोसे, रोसेन और बुरो जब बाहर आए तो उनके लिए दुनिया बदल चुकी थी, लेकिन सबसे ज्यादा बदलाव उनके अंदर आया था। वो लोग जो कभी सिर्फ एक छोटी सी कोठरी में बंद थे, अब एक पूरे देश की उम्मीद बन चुके थे। लेकिन आजादी इतनी आसान भी नहीं थी जितनी दिखती है। सालों की कैद ने उनके शरीर को कमजोर किया था, लेकिन उनके विचार और भी मजबूत हो चुके थे। बुरो राजनीति में आगे बढ़ता है और धीरे धीरे अपनी ईमानदारी और संघर्ष के कारण लोगों का भरोसा जीत लेता है। रोसेन अपने शब्दों को हथियार बनाता है और लिखना शुरू करता है, कहानियां, कविताएं और वो सच्चाई जो उसने अंधेरे में देखी थी। लेकिन जोसेफ वह सबसे अलग था। उसके लिए ये सब सिर्फ सत्ता या प्रसिद्धि का खेल नहीं था। उसने जो दर्द देखा था उसने उसे बदल दिया था। वह अब भी बहुत साधारण जीवन जीता रहा, न कोई दिखावा न कोई लालच, सिर्फ एक सादा जीवन और मजबूत सोच। धीरे धीरे समय बीता गया और वही जोसे आगे चलकर देश की राजनीति में सबसे बड़ा नाम बन गया। 2010 में 75 साल की उम्र में वह उरुग्वाय का राष्ट्रपति चुना गया। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भी उसकी जिंदगी नहीं बदली। वह महल में नहीं गया, वह सरकारी लग्जरी छोड़कर अपने छोटे से फार्म हाउस में ही रहा। वह आज भी अपनी पुरानी गाड़ी चलाता था और अपने काम खुद करता था। उसने अपनी सैलरी का ज्यादातर हिस्सा दान करना शुरू कर दिया। दुनिया उसे सबसे गरीब राष्ट्रपति कहने लगी, लेकिन असल में वह सबसे अमीर इंसान था, क्योंकि उसके पास सिद्धांत थे, ईमानदारी थी और आजादी की असली समझ थी। उसका मानना था कि जीवन का असली मतलब पैसा या ताकत नहीं है, बल्कि सादगी और इंसानियत है। और यही वजह थी कि लोग उसे सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक प्रेरणा मानते थे। जो लोग कभी उसे तोड़ना चाहते थे, आज वही उसकी कहानी दुनिया को सुनाते हैं। क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, अगर इंसान के अंदर विश्वास बचा रहे तो सुबह जरूर आती है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच था।